जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम लेके आए हैं। ठीक है, तो आप किरचॉफ के नियम पढ़िएगा। देखिए, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे। इन्होंने किसी भी जटिल परिपथ में विद्युत धारा, प्रतिरोध इनके निकालने के लिए दो नियम बनाए कि किसी भी जटिल परिपथ से हम विद्युत धारा और प्रतिरोध के मान ज्ञात कर पाएं। इन्होंने सबसे पहले नियम दिया, जो इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर जहां पर 1 2 3 4 5 तार एक जगह पर मिल रहे हैं तो ये संधि हो गई भाई। संधि जहां पर दो या दो से अधिक चीजें मिले आके तीन तार तक मतलब मिल जाए आके, वो संधि कहा जाएगा। इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं और चाहे जितने बढ़ाते चले जाओ। तो किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब सर, बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब ये I1 धारा इधर आ रही है, I2 धारा भी इधर आ रही है, I3 भी धारा आ रही है, और जो I4 धारा है वो जा रही है, और I5 धारा भी जा रही है। इसके मतलब 3 धाराएं आ रही हैं और 2 धाराएं जा रही हैं। ये जितनी भी धाराएं आएंगी उन सबको जाना होगा। ठीक है, अगर यहां से एक तार तक जाते तो ये सभी धाराएं एक तार से होकर जाती। 2 तार हैं तो 2 तारों से होकर जाएंगी। मतलब किरचॉफ ने यही बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमने प्लस में ले लिया, माइनस I4, क्यों? ये जा रहा है, इसी को बीजगणितीय योग। I5 ये जा रही है, बराबर 0। तो किसी संधि पर मिलने वाली, ये लिख सकते हो कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 और प्लस I5। ये प्रथम नियम है, एकदम बहुत सिंपल नियम है। द्वितीय नियम में किरचॉफ ने बताया किसी भी जटिल परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में, पाश मतलब खंड होता है। ये हमने जो परिपथ बना रखा है इसमें 2 खंड हैं, ये पहला खंड, ये दूसरा खंड, ये पहला पाश, ये वाला दूसरा पाश। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, यानी द्वितीय नियम जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिया, उन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा, किसी बंद पाश में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का, बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से एक बार, इस नियम के अनुसार, यानी द्वितीय नियम में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पाश के प्रत्येक परिपथ में, यानी प्रत्येक बंद पाश में फिर से देख लेते हैं। इस नियम के मतलब द्वितीय नियम में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धाराओं, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें लगने वाले
विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिएगा जैसे ये है विद्युत, पहला देखते हैं, पहले ही पास की हम बात करते हैं। तो इसमें जैसे I है, इसमें धारा कितनी बहेगी, I1, IR1, ये ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो ये -I2R2। तो इसमें दो ही प्रतिरोध हैं, इसमें I2 धारा, इसमें I1, तो I1R1 -I2R2, क्यों, इनकी दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी, ये ऐसे बहेगी, ये ऐसे अगर उधर जाए तो, हालांकि इधर आएगी, लेकिन अगर हम ऊपरी वाले खंड की खाली बात करें तब के लिए, बराबर E2 E1, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम दूसरे परिपथ में देखें तो दूसरे परिपथ में I2 R2, फिर ये दिशा देखो एक ही है, प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ में विद्युत धारा का मान, प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मतलब आए, विद्युत वाहक बल चाहे प्रतिरोध चाहे धारा, जिसके मान ज्ञात करना हो, इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। इसके नियम का एक अनुप्रयोग व्हीटस्टोन सेतु, यानी व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 1842 के करीब करीब 4 प्रतिरोधों को जोड़ने की एक व्यवस्था बनाई, 4 प्रतिरोधों के जोड़ने की एक व्यवस्था बनाई, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इन्होंने बताया कि ये आधारित किस पर है, किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। तो इन्होंने इस तरीके से व्यवस्था बनाई, जैसे हमने ये 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्रम में जोड़ा। इसको यदि हम पहला पाश माने और इसको यदि दूसरा पाश माने, तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्हीटस्टोन मतलब इसमें इन्होंने R1, R2, R3 और R4 इसमें संबंध निकालना है कि यदि 4 प्रतिरोध जोड़े जाएं तो उनमें क्या संबंध होता है। जैसे हमें मालूम है कि यदि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो फिर R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसी प्रकार अगर समांतर क्रम में जुड़े हों R1, R2, R3 प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो सूत्र बनता जाके 1/R बराबर, और मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके से इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ा, R1, R2, R3, R4, और फिर इनके बीच संबंध स्थापित किया। देखो किरचॉफ के नियम के हिसाब से ये किस तरीके से इन्होंने जोड़ा कि I1 R1, किरचॉफ के नियम ने हमें पढ़ा था कि किसी बंदपाश में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें विद्युत बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां पर क्या है, I1 R1, इस तरीके से आगे चलो, I3 R5। ठीक है, इधर से अब ये दिशा बदल गई, इस तरीके से देखो आ रहे थे, अब ये नीचे को हो गया, -I2 R2 बराबर 0। क्लियर बात। तो यहां पर एक चीज और, यदि I3 बराबर 0 तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर 0, यानी I1 R1 बराबर I2 R2, यानी I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, या I2 बटे I1, I2 ऊपर I1 नीचे कर दिया तो इधर भी पलट जाएगा, R2 I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। और यदि हम ऐसे लिख लें कि I2 बटे I1 तो इधर क्या हो जाएगा, R1 बटे R2। ठीक है, ये बना जाके समीकरण नंबर 1। चूंकि मैं प्रतिरोधों में संबंध निकालना था, इसी वजह से हमने R1
ऊपर रखा। तो ये प्रथम बंद पाश में, ये वाला बात जो हुई है, ये प्रथम बंद पाश के लिए। इसी तरीके से अब देखते हैं हम द्वितीय बंद पाश के लिए। द्वितीय बंद पाश के लिए देख लेते हैं, कहीं से देख लो कि I1 माइनस I3 R3, ठीक है, इससे चले माइनस, दिशा बदल गई, I2 I3 R4 माइनस R5 I3 बराबर 0। चूंकि विद्युत वाहक बल तो लगे नहीं है तो ये बराबर 0। यदि I3 बराबर 0 तब क्या बनेगा जाके I1 R3, चूंकि R3 0 हो चुका है, माइनस I2 R4 बराबर 0। तो I1 R3 बराबर I2 R2, या R3 R4, सॉरी ये R4 है भैया, R4। अब यहाँ पर ये आया I1 बटे I2 बराबर R4 बटे R3, यानी I1 ये बटे में आ गया, I2 R3 इधर गुणे में लगा था, वो उधर बटे में चला गया। यहाँ पर अगर I2 बटे I1 करें हम तो ये हो जाएगा R3 ऊपर R4 नीचे। अब समीकरण 1 तथा 2 से इन्हें अगर हम अपनी खूबसूरत आंखों से देखें तो क्या दिखाई देगा, बताओ क्या दिख रहा है कि I2 I1 और I2 I1 ये दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट साइडें बराबर हैं तो राइट साइडें भी बराबर ही होंगी। यानी ये बराबर है तो समीकरण से इससे बनेगा जाके R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। तो हम क्या समझे, अर्थात यदि I3 बराबर 0 तो R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, और यदि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 तो I3 बराबर 0। किरचॉफ ने, व्हीटस्टोन ने बताया कि यदि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 के होगा तो इस वाले बीच वाले तार में विद्युत धारा नहीं बहेगी, ठीक है। यदि बीच वाले विद्युत तार में धारा नहीं बहेगी तो R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 होगा। एक ही बात है, चाहे ऐसे कहो चाहे वैसे कहो, ठीक है। तो ये रहा व्हीटस्टोन सूत्र जो कि किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग था, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। व्हीटस्टोन एकदम समझ में आया या नहीं आया, ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आपकी समझ में आया नहीं आया इसे हम दोबारा बताएं या कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।